गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 503 है। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न लक्ष्मीकांत से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? कौन है प्रथम लोकपाल? पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है 2013, उसके प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। ठीक है, लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और 8 होते हैं सदस्य। राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आयोग ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? देखिए, बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, ये तो पंचायत से रिलेटेड हैं दोनों। ठीक है, तो इनको तो एलिमिनेट कर दीजिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। देखिए, वर्ष 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित होता है, उस समय की बात है। लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ ही यह कालातीत हो जाता है और इसके बाद यह लोकसभा में कई बार कालातीत हुआ। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन हुआ। ठीक है, अब इस समय केंद्र में जो है वो तत्कालीन, मतलब उस समय यूपीए की सरकार थी, उस पर दबाव बना। इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, ये ओम्बुड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत अगर देखें तो दुनिया में पहली बार हुई थी विश्व में 1809 में स्वीडन में हुई थी। ठीक है, स्वीडन का नाम याद रखना। ऑफिशियली जो शुरुआत हुई 1809 में स्वीडन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटन के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया। नंबर 4 पर आ जाइए। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था और इस आयोग का गठन हुआ था 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। बाद में 1967 यानी अगले ही वर्ष के हनुमंथैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? राज्य के राज्यपाल को, सी। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? कितनी है? 5 वर्ष? नहीं, 6 से बढ़ाकर 8 कर दिया वर्तमान में, तो 8 वर्ष है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष की गई। ठीक है, और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक
इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब 8 वर्ष का कार्यकाल इसका समाप्त हो जाता है, तो तब उसके बाद भी अपना पद पर बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले। बोहरा कमेटी, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राज्यपालों की नियुक्ति या राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ? यही है सी, राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ। तो बोहरा समिति का गठन जो है राजनेता और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 तत्कालीन गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने आर्टिकल हैं? कितने हैं पता होना चाहिए, 30 हैं, 30। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूएन दिवस या फिर मानव अधिकार दिवस? मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई और इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा के द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। तो 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला दिन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 24 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दिन है यूएन दिवस और 1 मई को मनाया जाने वाला दिवस है मजदूर दिवस और 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिवस है मानव अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जैसे कि केंद्र में या पूरे भारत के लिए यूपीएससी जो है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वैसे ही राज्य के राज्यपाल करेंगे राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अच्छा, यूपीएससी का एग्जाम्पल दे दिया का। जैसे राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य के राज्यपाल करेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। तो देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री, ठीक है, राज्य का होम मिनिस्टर और विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। परंतु यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो फिर क्या होगा? विधान परिषद का सभापति भी शामिल होगा और परिषद में जो है विधान परिषद का जो है विपक्ष का नेता भी इस समिति का सदस्य होता है। ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ऐसी चीज़ यहाँ पर है तो ऐसी चीज़ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी होगी। ठीक है, यहाँ मुख्यमंत्री हैं तो वहाँ प्रधानमंत्री होंगे, यहाँ राज्य का गृह मंत्री है वहाँ होगा पूरे देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, उधर लोकसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता है यहाँ पर, उधर लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, यही होगा। विधान परिषद का इधर सभापति है, लेकिन वहाँ राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वो शामिल नहीं होता। राज्यसभा का वहाँ विपक्ष का नेता होता है, लेकिन ठीक है, ये हल्का सा कन्फ्यूज़न करता है, बाकी सारा एक समान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। तो नहीं होता कौन? भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं होता। तो देखिए, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2019 में हुआ था। इसके अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, यानी ओबीसी का चेयरमैन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये लोग इसमें शामिल होते हैं, याद रखना इस चीज़ को, पूछ लिया जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जब नियुक्ति की जाती है तो उस नियुक्ति करने के लिए एक कमेटी बनती है। वो कमेटी सिफारिश करती है, समिति वो जो है वो सिफारिश करती है। उस समिति में कौन कौन सदस्य होता है और कौन कौन नहीं होता, फ़िलहाल हमको बताना नहीं होता है। तो जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता जैसा कि बताया अभी, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसके सदस्य निम्नवत हैं। कौन कौन है? एक तो खुद प्रधानमंत्री बैठेंगे, होम मिनिस्टर बैठेंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता बैठेगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता बैठेगा, लोकसभा का अध्यक्ष बैठेगा, राज्यसभा के उपसभापति बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो राज्यसभा के सभापति। इसको याद करने का तरीका वही है, सबसे पहले प्रधानमंत्री लिखिए, उसके बाद गृह मंत्री लिखिए, उसके बाद लिखिए लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष लिखिए, उसके बाद अजी लोकसभा में विपक्ष के नेता पर, उसके बाद राज्यसभा का सभापति नहीं लिखना है, सीधे राज्यसभा का उपसभापति लिखना है और राज्यसभा में विपक्ष का नेता लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किसी स्टेट पीसीएस का कोई कार्य है उसको यूपीएससी को सौंपना है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग को सौंपना है, तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चे या व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? यूपीपीएससी के खर्चे हैं किस निधि पर भारित होते हैं? वो राज्य की संचित निधि, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, या जो ये भर्तियां निकालते हैं उससे एकत्र किया गया जो धन है उससे करते हैं पूरा, उससे भी करते हैं, लेकिन राज्य की संचित निधि से होता है सब कुछ। ए है इसका आंसर, ठीक है। भर्तियां नहीं निकली 2-3 साल तक तो फिर खर्चे कहाँ से आएंगे? लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, राज्य की संचित निधि से, ठीक है। और यूपीएससी के भारत की संचित निधि से। तो संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के खर्चे, ठीक है, भारत की निधि पर भारित होते हैं। उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी यूपीएससी के मेंबर को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 में ऐसा प्रावधान है। तो अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के चेयरमैन और जो उसके सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के आधार पर यानी कदाचार के आधार पर और राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, याद रखना। 317 में प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत से लिए गए ये प्रश्न, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न जो है यूपीएससी में तो पूछे जाते हैं और यूपीपीएससी में पिछले 3 वर्षों से जब से 1/3 की माइनस मार्किंग हुई है यूपीएससी वाला उन्होंने पैटर्न फॉलो किया है। तो 150 प्रश्नों में से कम 30 से 35 प्रश्न वो भी स्टेटमेंट वाले रख रहे हैं कि केवल 1 सही, केवल 2 सही, ठीक है। 2017 में 18 रखे थे, 18 से 19, फिर 20 में कुछ संख्या बढ़ी, इस तरह से बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। चलिए, धन्यवाद।